आज का हमारा विषय है उत्पत्ति के नियम। जिस प्रकार उपभोक्ता के क्षेत्र में या उपभोग के क्षेत्र में आपने देखा कि वहाँ उपभोक्ता ह्रास नियम का हम अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में भी हम उत्पत्ति के नियमों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति के नियम 3 होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति के नियमों के संबंध में एक चीज़ आपको ये स्पष्ट होनी चाहिए कि उत्पत्ति के नियमों का संबंध अल्पकाल से होता है, दीर्घकाल से इनका संबंध नहीं होता है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अल्पकाल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ अल्पकाल से जो तात्पर्य है वो इतना ही है कि समय अवधि इतनी पर्याप्त नहीं होती कि उत्पत्ति के साधनों में, उत्पत्ति के सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन किया जा सके। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए आप ये जानते हैं कि एक से अधिक 2, 3, 4, 5 साधनों का आवश्यकता होती है। तो अल्पकाल में समय उतना पर्याप्त नहीं होता कि उत्पादक अपने सभी साधनों में बदलाव कर सके। इसलिए कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है तथा कुछ साधनों में परिवर्तन की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा, जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम की हम परिभाषा देना चाहें तो उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए कुछ साधनों में वृद्धि की जाती है, और यदि उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखकर 2 साधनों में परिवर्तन किया जा रहा है और साधनों की मात्रा मान लीजिए कि 5% बढ़ा दी जाती है, किंतु उत्पादन माना कि 7% बढ़ गया, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वहाँ उत्पत्ति के वृद्धि नियम क्रियाशील है। दूसरा आता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम का तात्पर्य है कि परिवर्तनशील साधन में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे परिवर्तनशील साधन में मान लीजिए 5% की वृद्धि हुई तो उत्पादन में भी 5% की ही वृद्धि होगी, तो उसको हम उत्पत्ति समता नियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि साधन में 5% की वृद्धि की गई तो उत्पादन में 3% की ही वृद्धि होती है, तो इसको हम कहेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम। अब देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये तीनों नियम का अध्ययन अलग अलग न करके एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति समता नियम बहुत ही थोड़े समय के लिए लागू होते हैं और अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम ही क्रियाशील होता है जो लंबे समय तक उत्पादन की प्रक्रिया में चलता है। तो इन तीनों को एक साथ अध्ययन करने हेतु उन्होंने इसका नाम दिया है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या भी कहते हैं। तो इसमें हम इन तीनों नियमों का एक साथ अध्ययन करते हैं, लेकिन मेन फोकस जो होता है वो उत्पत्ति ह्रास नियम पर होता है, क्योंकि अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम ही जाकर लागू होता है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। इसका तात्पर्य यह है कि एक बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी, यानी उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा, किंतु उसके पहले
उत्पत्ति वृद्धि नियम की स्थिति भी रह सकती है, उत्पत्ति समता नियम की भी स्थिति रह सकती है। तो इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसके अध्ययन के लिए हम इस तालिका और रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं। इस तालिका में देखिए, हमने श्रम जो साधन है इसकी परिवर्तनशील माना है और कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के आधार पर हम इन परिवर्तनशील अनुपातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में औसत उत्पादन तथा ये तालिका है एवं इसके आधार पर जब हम रेखाचित्र बनाएंगे तो इस प्रकार का रेखाचित्र बनाएंगे। तो प्रथम अवस्था में औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हैं और यहाँ सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ता है। तो जब औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं तो कुल उत्पादन भी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, जैसे कुल उत्पादन वक्र के ढाल से आप देख रहे हैं। जहाँ पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे बिंदु ए, यहाँ प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद उत्पादन की दूसरी अवस्था शुरू होती है। इसमें दोनों में ही गिरावट होती है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में गिरावट होती है, किंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेज गति से गिरता है और दोनों में गिरावट होने के कारण कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। कुल उत्पादन वक्र आप देख रहे हैं, इसका स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है तथा जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, जैसा सी बिंदु पर आप देख रहे हैं, वहाँ कुल उत्पादन बी बिंदु पर ये मैक्सिमम होता है और यहाँ उत्पादन की दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी अगर उत्पादन जारी रखा जाता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक हो जाने से कुल उत्पादन वक्र नीचे की ओर झुकने लग जाता है या कुल उत्पादन में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। इसको हम उत्पादन की तीसरी अवस्था के नाम से जानते हैं।